अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं लाइव आ चुका हूँ रोशन टिकटॉक चैनल के ऊपर। हमारे रोशन टीवी चैनल भी है, हमारा जीएम टेलीविज़न भी है, हमारा रोशन टिकटॉक भी है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे आलमी हालात के ऊपर, बिलखसूस ईरान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। इस बारे में मैं पता करूँगा। आज मेरे साथ जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का तज्ज़िया और तबसरा पेश करते हैं, वो हैं अब्दुल क़य्यूम साहब स्वीडन से। और यूरोपीय मुल्क में रहने के साथ वो आलमी हालात के ऊपर खूब नज़र रखते हैं। क्या वजह बनी कि एक ईरान, जिसको हम बरादर इस्लामी मुल्क कहते हैं और एक हमसाया भी है हमारा, दो दो तीन तीन अपने रिश्ते उसके साथ जोड़ते हैं, उसने आके हमारे अंदर घुस के हमें मार दिया है। क्या वजह है कि ईरान इतना ताकतवर बन गया है? उसने ज़रा ख्याल नहीं रखा कि मेरा पाकिस्तान एक मुझे साथ भी मेरा देता रहा है। और क्या वजह बनी कि उसको इस मौके से फ़ायदा उठाया, और उसको पता भी है ईरान को कि आलमी जंग का खतरा है और हर तरफ जंग के बादल छाए हुए हैं। ईरान को पता भी है कि पाकिस्तान ने साथ देना, और ईरान को ये भी पता है कि इसके पास एटम बम अगर इस्लामी मुल्क में है वो सिर्फ पाकिस्तान पे है। ये हम बड़ा अफसोस की बात है कि एक इस्लामी मुल्क ने दूसरे इस्लामी मुल्क पर मज़ाइल दाग दिया, अंदर घुस के मारा है। तो दो तीन बातें हमें निशानदही आज करूँगा, और मैं क़य्यूम साहब से पता करूँगा क्या वजह है कि हमारी 10 लाख मामूली फ़ौज नहीं है, एक ताकतवर एटमी मुल्क की फ़ौज। और उसका डिफेंस इस तरह का है कि उसको पता ही नहीं चला कि हम ईरान ने हमारे पे हमला किया और हमारे अंदर घुस के 100 किलोमीटर अंदर आके मारा है। उस वक्त पता चला जब ईरान ने अपनी ये खबर दी कि देखें जी हमने वो किया, और साथ वो कहते हैं कि पाकिस्तान को इस बात का इल्म था। अगर पाकिस्तान को इस बात का इल्म था कि यहाँ वहाँ इसके अड्डे हैं, या इस बात का इल्म था कि ईरान ने हमला करना है, तो पहले क्यों उसने खुद उन अड्डों की तबाह नहीं किया पाकिस्तान ने, जिसका वो इल्ज़ाम अफगानिस्तान पे देते हैं कि क्यों ऐसे अड्डे पाकिस्तान में बन रहे हैं। क्या वजह है? हमारे दारुल खिलाफा इस्लामाबाद के करीब से एबटाबाद से उसामा बिन लादेन को उठा के लेके जाते हैं, हमारी फौज ने उस वक्त भी नहीं कुछ किया। और भी बहुत सारे हमारे जो सरहदी खिलाफ वर्जी हुई है, उसके ऊपर पता नहीं पाकिस्तानी फौज या पाकिस्तानी हुकूमत या रियासत पाकिस्तान क्यों नहीं बोलते। हम हर रोज देखते हैं अपनी आंखों से, बाढ़ लगाने के बावजूद भी अफगानिस्तान से दहशतगर्द आते हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को मार देते हैं। और एक दिन का नहीं, ये आए रोज के एक एक दिन में दो दो हमले भी हो रहे हैं। तो इसलिए मैं एक और बात करता चलूं, क्योंकि क़य्यूम साहब मेरे इस वक्त लाइन पे हैं। मैं चाहता हूं कि एक दो बातें और कर लूं कि अगर इंडिया को हम जवाब दे सकते हैं, अभी अभी नंदन को अगर पकड़ सकते हैं, तो क्या वजह बनी कि वो ये इन्होंने इसका मजाइल का या ड्रोन हमला था उसको क्यों नहीं मार गिराया? कहते हैं इससे पहले भी मार गिराया था ईरान का एक ड्रोन हमला किया था। मैं अब कह बैठ कितनी सारी बातें कर बैठा हूँ, तो अब मैं चलता हूँ जी अब्दुल क़य्यूम साहब के पास। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, नसीर साहब। आप ठीक ठाक हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है। बहुत अफसोसनाक बात है, बच्चे शहीद हो गए हैं, बच्चियां जख्मी हो गई हैं, हमारे अंदर घुस के मारा है एक ऐसे मुल्क ने जिसके ऊपर हम कहते हैं ये बरादर इस्लामी मुल्क है। जी देखें नसीर साहब, 2-3 बातें बहुत ज़रूरी आप पूछना। असामा का आपने ज़िक्र किया तो असामा कई अरसे से वहाँ एबटाबाद एक फ़ौजी एरिया में रह रहा था। जी हैरानगी की बात थी कि हमारे इदारे कहते थे कि हमें पता नहीं है। ये सबसे बड़ी नाकामी नंबर 1। हम्म अमेरिका के जहाज आए, हेलीकॉप्टर आए, हम्म अफ़गानिस्तान क्रॉस करके एबटाबाद तक, और हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो उनको कैच नहीं कर पाया। वो जी वहां पे घंटा डेढ़ मार कुटाई करते रहे, जी कत्ल गारत हुई, उसको उठा के ले गए। आप डिफेंस सिस्टम को पता नहीं लगा। जी नंबर 2, इंडिया ने पहले हमला किया, रात को करके चला गया, तो नेक्स्ट डे आपने हमला किया। फिर वो इंडिया का जो पायलट पकड़ा था उसने फिर अपना जहाज वहां से उड़ाया था। हमारे जहाजों के खिलाफ तो वो उसका जहाज गिराया गया था। जी अभी जो ईरान ने हमला किया है, तो ये टीवी के ऊपर बातें करते हैं कि पाकिस्तान का दफाई सिलसिला, पाकिस्तान के पास एटम बम, मिसाइल, ये वो, दिस एंड दैट, हर रात हर सुबह। तो वो
ईरान ने हमला किया मिसाइल से भी और ड्रोन से भी, हमारा जो डिफेंस सिस्टम था उनको पकड़ नहीं सका। आप देखें कि रोज अफगानिस्तान से, जैसे आपने भी कहा, हर रोज टेररिस्ट पाकिस्तानी फौज को मार रहे हैं, हर रोज 5, 10, 20 बंदे फौजियों की लाशें गिर रही हैं। आम जंग में आप 75, आप देखें 65 की या 71 की जंग, टोटल आप देखें कितने लोग मरे थे, तो वो आज जो लोग मर रहे हैं इस तरह टेररिज्म है, इनसे कई गुना ज्यादा। और हमारा जो इतनी फौज है, जैसे आपने भी जिक्र किया, हर किस्म के अदारे हैं, तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये सवाल है बहुत बड़ा है, ये क्यों हो रहा है? सवाल ये है कि जब हमारे पास फौज है तो फौज सियासत में हिस्सा ना ले ना। फौज इधर डिफेंस के लिए बनाई गई है, उसको $1 बिलियन दिए जाते हैं सिर्फ पाकिस्तान के दफा के लिए, वो दफा में अपनी तवज्जो दे। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए पुलिस है ना, वहां पे पुलिस वहां पे हिस्सा ले, सियासतदान जो है उनके साथ मत मिले। ये मैं आपको बताऊं कि ये कानून है कि सियासतदान कभी किसी मिलिट्री जनरल को नहीं मिल सकते और मिलिट्री जनरल कभी सियासतदान को नहीं मिल सकता। लेकिन ये सब कुछ टूट गया ना, वो पुल था वो खत्म हो गया। तो ये ईरान ने क्यों हमला किया, मैं आपको बताऊं। इसराइल का आज 100 दिन से ज्यादा हो गए गजा में मुसलमानों के ऊपर, यानी वहशियाना बमबारी, और बच्चों को, औरतों, बूढ़ों, जवानों को जिस तरह मारा जाता है, कम से कम 50,000 बंदा मार चुके हैं और लाखों जख्मी और अरबों की जायदाद उनकी तबाह हुई है। आपके मुसलमान मुल्क हैं 57, बाकी दुनिया को छोड़ दें, किस मुल्क ने उनकी मदद की है? एक क्वेश्चन है हमारा, हम तो एक तबसरा कर रहे हैं ना, किस मुल्क ने उन मुसलमान बच्चों, औरतों को जो बैतुल मुक़द्दस को आजाद के लिए जंग कर रहे हैं, किसी ने मदद नहीं की? मर रहे हैं वो रोज आपके टीवी के ऊपर, पाकिस्तान में पूरी इस्लामी दुनिया के टेलीविजन के ऊपर डांस हो रहे हैं, हो रही है, गाने गा रहे हैं, नाच रहे हैं। यानी शर्म हया अगर मुसलमानों में होती या गैरत होती जो होनी चाहिए थी लेकिन अभी नहीं है, तो वो ये काम ना करते, कम से कम अपने मुल्कों में उसका शौक मनाते कि देखो जुल्म हो रहा है। नहीं, रात को आपके देखें अपने टीवी के ऊपर नंगी औरतें बैठी हुई हैं, सर नंगे कर डांस कर रही हैं, क्या क्या मरवा रहे हैं। ये सब कुछ हुआ ना। ईरान एक पहला मुल्क है, मैं आपको बताऊं, हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे, ये एक तबसरा मैं कर रहा हूँ। ईरान एक पहला मुल्क है जिसने शुरू ही दिन से गजा के लिए जो उनसे हो सका वो चीखें मार रहे हैं, लेबनान से जो उनका असर रसूख है वहां से। इसके बाद आप देखें कि ये होती जो है, इनको होसी नहीं कहते, होती इनका नाम है। ये पाकिस्तान के लोग अजीब हैं, उनको होसी होसी कह रहे हैं। ये यमन के अंदर लाखों लाखों लोग इनके ट्रेंड हैं, जो आर्मी के लोग हैं, इनके पास जितना असला है सब ईरान को दे रहा है, रशिया दे रहा है। और ये आपको याद होना चाहिए कि इनको और मुल्क भी दे रहे हैं जो वेस्टर्न यानी वेस्ट के खिलाफ हैं, वो इनके पास असला दे रहे हैं। अब होतियों ने कितनी दलेरी की है समुद्र में, वो तमाम जहाज जो कहते हैं कि इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, सबके जहाज मार रहे हैं, मिसाइल मार रहे हैं, सब मार रहे हैं ना, कोई उनके पास एटम बम तो नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको आज बताने वाला हूँ, ये मत समझें कि ईरान के पास एटम बम नहीं है। ये मेरी बात है। ये मत समझें कि ईरान के पास एटम बम नहीं है। ईरान बहुत पहले का इन्होंने सब कुछ बनाया हुआ है, इन्होंने आज तक छुपाया हुआ है। और ये इसीलिए ये दलेर है कि उनका एक बयान कि जो हमला हम के ऊपर जिस तरीके से करेंगे हम उसी तरह जवाब देंगे, इसके अंदर ये छुपा राज है। उन्होंने हर चीज बनाई हुई है। जब पाकिस्तान ने एटम बम बनाया था तो उस वक्त ईरान भी शुरू हो गया था दूसरी साइड पे, और उसके लिए उनको सपोर्ट कहां से मिली, किन किन लोगों ने, नॉर्थ कोरिया और इधर उधर से इन्होंने सब कुछ। ये याद रखें, मेरा ईमान है कि ईरान के पास एटम बम है और उन्होंने सब कुछ अंडरग्राउंड रखा हुआ है। उनके मिसाइल भी जो है 14 हजार किलोमीटर तक मारने वाले हैं। और आज जो पाकिस्तान को हमला किया, उनको क्यों मारा है? ईरान ये कहता है कि पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट उन्होंने छिपाए हुए हैं जो ईरान के अंदर हमले करते हैं। और हमारे हर रोज हमारे शहरों में जो भी धमाके होते हैं, ये पाकिस्तान की तरफ से आते हैं लोग और करते हैं। ये जो कुछ उनका नुकसान हुआ है वो सब कुछ उन्होंने अभी शायद वेरीफाई करवाया, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है। ये पाकिस्तान से आ रहे हैं जो कहते हैं जी इसराइल मार गया, उधर मार गया, इधर मार गया। ये ईरान का अंदर से खदशा या जो सच्चाई ढूंढी है या इंटेरोगेशन की है किसी से और उन्होंने क्या बताया है, तो ये इसलिए उन्होंने ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया
जिस तरह पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करता रहता है कि उधर से टेरर आते हैं, ईरान को ये शक है कि ये जो हमारे मुल्क के अंदर टेररिज्म हो रही है पाकिस्तान करवा रहा है, ये सबसे बड़ी मेरे ख्याल में बदबख्ती होगी अगर इस तरह की चीजें हमारे इस्लामी मुल्कों के अंदर बॉर्डर्स ब्रदर्स हमारे हमसाए हैं मुसलमान है, अगर उनके अंदर कोई भी मुल्क करवा रहा है, अफगानिस्तान करा रहा है, ईरान करा रहा है, पाकिस्तान करा रहा है या कोई और करा रहा है, ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बदबख्ती होगी। इस मुल्क के अंदर अमन जो है वो बहुत क्या कहते हैं कि अमन का खतरा है। चाइना ने भी बोला है कि तुम दोनों अगर लड़ाई करोगे दुनिया की आलमी जंग हो सकती है, इसलिए बेहतर है कि इसको इधर स्टॉप करो। तो ये ईरान का खतरा था जो ईरान ने बताया है कि मेरे मुल्क में जितनी टेररिज्म हुई है पाकिस्तान करवा रहा है। नाजरीन, प्रोग्राम जारी है। टिकटॉक के लिए 10 मिनट का अब वक्त ख़त्म हुआ है। हम दूसरे हिस्से में नाजरीन बात मैं बड़ी अहम करूंगा। यहाँ तक तो हमने की है कि ईरान ने जो हमला किया है, तो अब मैं दूसरे हिस्से में कयूम साहब ये बताइएगा, तो आपने जिस तरह कहा हमारी फौज ने 9 मई वाले लोग तो पकड़े हुए हैं, उनको उनको तो उधर से फुर्सत होगी तो कुछ कर सकेंगे। उन्होंने 9 मई के बंदे के लिए जी इन्होंने जो फौजी तनसीबात पे हमला किया, हम बिल्कुल कंडेम करते हैं। नहीं, फुर्सत होगी तो कुछ कर सकेंगे। उन्होंने 9 मई के बंदे के लिए जी इन्होंने जो फौजी तनसीबात पे हमला किया, हम बिल्कुल कंडेम करते हैं। नहीं, उनको मार रहे हैं फिर भी उन्होंने सरेंडर नहीं किया, जबकि पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान में उनके पास सब कुछ था और उन्होंने सरेंडर करवाया था। इधर से सियासतदानों ने वो भी अपने मुल्क के लिए कि मैं इधर वज़ीर-ए-आज़म बन जाऊंगा, उनको सरेंडर कराओ, उनकी बेइज्जती करवाई। पाकिस्तान तो फेल हुआ है 4 दफा बाहर के मुल्क के अटैक्स में। इन्होंने क्यों, इनको पता नहीं लगा कि ईरान ने मिसाइल मारे हैं और ड्रोन हमले किए हैं। अमेरिका ने कई, आपको याद है कि फर्स्ट टाइम जब ड्रोन हमला हुआ था जहां एक स्कूल के बच्चों के ऊपर ड्रोन अटैक किया हुआ था, जहां काफी सारे बच्चे मरे थे, अब कह रहे थे कि ये हमारा मिसाइल गलती से लग गया है, वो झूठ बोल रहा था और बाद में ये बात निकल आई कि अमेरिका ने ड्रोन मारा था। वो बिल्कुल छोटे बच्चे थे, स्कूल में पढ़ रहे थे, इस्लामी तालीम हासिल कर रहे थे। अमेरिका ने पाकिस्तान एबटाबाद पे हमला किया, तालिबान रोज हमले करते हैं, ईरान ने आज हमला किया, इंडिया ने हमला किया वहां कश्मीर में। सब चीजों में पाकिस्तान सिस्टम जो है क्यों फेल हुआ है, ये क्वेश्चन है बहुत बड़ा, ठीक है ना। दूसरा, मैंने आपसे बात की है कि ईरान को जब खबर ये मिली है कि ये जो हमारे अंदर जो अटैक्स हो रहे हैं और हमारे बंदों को लोग मरवा रहे हैं, ये पाकिस्तान मरवा रहा है, उनको किसने गलत इंफॉर्मेशन दी है, क्या उन कोई इंटरोगेशन करके किया है या उनको कुछ सबूत मिले, तो उन्होंने फिर वो टेररिस्ट जो इधर बॉर्डर्स के ऊपर ईरान को हमेशा खर्चा रहता है कि इधर से आते हैं हमारे मुल्क में मारते हैं, उन्होंने उस जगह के ऊपर जाके मिसाइल मारे हैं और ड्रोन हमले किए हैं। ये जगह कौन सी थी मुझे अभी तक पता नहीं लगा, शायद आपको पता हो। पंचगोर कोयटा के अंदर आके एक छोटी सी पहाड़ी इलाका है। अच्छा, अब मैं पाकिस्तान के अंदरूनी हालात पे, क्योंकि हमारा अंदरून भी तो ना दुरुस्त, हमें अंदर भी से तो मार पड़ रही है ना। सियासी तौर पे हम एक दूसरे के खिलाफ हो गए, बयानबाजी दे रहे हैं, अदलिया का जो वकार है उसको गिराया जा रहा है। क्या कहेंगे तहरीक इंसाफ का, या कुछ भी इस मामले में कुछ आपका तबसरा हमेशा जानदार होता है? जी, इंटेग्रिटी जिसको कहते हैं कि जो उनका हक है, कानूनी हक है, आइन के अंदर हक है, उनको हम नहीं दे सकते, तो फिर हम लोगों की बातें नहीं कर सकते, लोगों को कंडेम नहीं कर सकते जब अपने मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है। 9 मई का वाकया हमने बार बार दोहराया है आपके प्रोग्रामों में भी, और ये देखें जब भी कोई क्या कहते हैं प्रोटेस्ट होता है या कोई जुलूस निकलते हैं तो आपकी पुलिस हमेशा उनका इंतजार करती है, उनका पुलिस रोकती है। दुनिया की पुलिस हमने देखी है कि वो खड़े होते हैं दूर से, उनके पास वो गैस वाले बम भी होते हैं, उनके पास लाउड स्पीकर भी होते हैं और एक रेड लाइन दी जाती है कि देखो यहाँ तक तुम करो, आराम से बैठे रहो, सारा दिन नारे मारो, लेकिन रेड लाइन नहीं क्रॉस करनी, फिर हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान में वो किधर पुलिस थी? ये सवाल है ना, ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहे जनाब नसीर साहब? ये क्वेश्चन है एक बहुत बड़ा। जब सब लोग बाहर निकले वो क्यों वहां तक पहुंच सके? आपकी पुलिस किधर थी? क्यों रोका नहीं गया? नंबर 1, किधर थे रेंजर्स आपके? पुलिस के बाद रेंजर्स के बाद आपके कमांडोज, फौज, 4 लाइनें थी, सिविलियन आदमी,
बगैर असला के, जी बगैर हथियारों, डंडे लेके अगर थे तो मुझे नहीं पता, तो वो कैसे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंच गए? ये एक सवाल है ना, इसको क्यों नहीं कोई दोहरा रहा? इसको इसको क्यों क्यों नहीं आपके जज जो हैं, ये वो बिके हुए जो जज हैं आपके, ये पाकिस्तान के बिके हुए जज है ना, एक डंडे के पीछे, एक साइन के पीछे, एक इलेक्शन का साइन है उनका, उसके पीछे पूरी अदालतें लगी हुई हैं, पूरा मुल्क लगा हुआ है, पूरे अदारे लगे हुए हैं जनाब, आपकी आर्मी लगी हुई है, सिविल अदारे लगे हुए हैं, एक उसको साइन उसका हक है। ठीक है, जुर्माना करो, अगर उन्होंने इलेक्शन सही नहीं करवाए उसको जुर्माना कर दो। वली खान ने इलेक्शन नहीं कराया, उसको 20,000 जी जुर्माना किया। जी और ईरान का जो है वो इसका क्या कहते हैं, इमरान खान का जनाब, इन्होंने इसको किया हुआ है, इसके बंदे अंदर पड़े हुए हैं, और उसका जो एक निशान था वो भी रोक लिया। तो ये मजाक तो मुल्क के अंदर हो रहा है ना। पहले तो जब क्या अपना घर इसका हल आप संभाल नहीं हल सकते क्या, हो। इसका पूरा मन हल क्या है कि हमारा अंदरून ठीक हो जाए? कि आप तजर्बा कह रहे हैं, बताइए कि किस तरह ये हमारा अंदरून ठीक होगा, किस तरह हमारे सियासतदान एक टेबल पे बैठेंगे और क्या ये इंतखाबात पुरअमन हो सकेंगे? देखें नसीर साहब, पहली बात यह है कि आपके मुसल्लह अफवाज का कोई काम नहीं है सियासत में हिस्सा लेना, सियासतदानों के जी पीछे पड़ना, उनका कोई हक ही नहीं है। हम्म पुलिस है आपकी, इंटेलिजेंस अदारे और है, आईबी है और है, जो एक्चुअली सिविलियन अदारे जो है, सिविलियन अदारे हैं, और उनका काम है सिविल। फौज के जनरल्स क्यों इन्वॉल्व हुए हैं? फौज के जनरल 9 मई का किस्सा जो है, जो मैंने आज बताया कि पुलिस किधर थी, जी जी रेंजर किधर थे, आपकी फौज किधर थी, इसका आपके हल कमांडो हल किधर थे। बताइएगा, ये हमारे पास 2 मिनट है कि इसका हल क्या है, ताकि दोस्त ये भी तो सुनते हैं, कहते हैं वो बातें तो करते हैं आप, तो कजूम साहब कुछ हल भी तो बताए ना कि इसका इलेक्शन हल है, पुरअमन बैठना हल है, 1-1.5 मिनट में बता दीजिएगा। हाँ, देखें अभी ये इसका हाल ये है कि आपके जो अदारे इन्वॉल्व हो बिल्कुल हट जाए यहाँ से, जी के तहत जी जो पाकिस्तान में इलेक्शन कराने का आइन है उसके मुताबिक चला जाए। जी सियासी पार्टी लोगों को जिन्होंने इन्होंने जेलों में घिसे उनको बाहर निकालें, जी इमरान को बाहर निकालें, जी उसने कोई कत्ल नहीं किया। जी खरबों रुपए खाने वाले मुंह धो के लंदन से और आगे पीछे से आगे बैठ गए और नारे मार रहे हैं। जी जिसने 1 रुपया पाकिस्तान नहीं खाया उसको जेलों में घिसेड़ दिया, उसको रोज उसके खिलाफ केस, रोज उसके खिलाफ रो, केस, रो, रोज उसके खिलाफ केस। रो, ये मुंह काला करने वाली बात है जो आपका जस्टिस सिस्टम है। और चीफ रो, वो कोई देनदार आदमी नहीं है, वो उसने कोई इंसाफ का काम नहीं किया जैसे बाकी जजेस नहीं कर रहे। तो मुल्क में इंसाफ अगर आप चाहते हैं, अगर देनदारी से इलेक्शन करवाना चाहते हैं, तो सब पार्टियों को इलेक्शन दें, लेकिन वो उन लोगों को वोट ना दें, उनको चांस ना दें जिन्होंने मुल्क को लूटा हुआ है, जिन्होंने जिन मुल्क को खाया हुआ है, जिन जिन्होंने मुल्क को कंगाल कराया, उनको नजदीक ना आने दें। बाकी सब पार्टियों को बराबर उनका हिस्सा दें। उनके उनके जो लीडर्स हैं उनको बाहर निकालें, और उनके जितने निशान है, ये जो इलेक्शन निशान है उनको फ्री दें, और फ्री जानतदारी के साथ अल्लाह ताला से डर के जी जो है वो इलेक्शन करवाएं। फिर देखें जो रिजल्ट आता है उसको हुकूमत दें। ये तरीका है किसी मुल्क के अंदर अमन कायम करने का। अमन कायम करने का। इन्होंने कहा है कि कजूम साहब ने बैरूनी तौर पे भी बता दिया और अंदरूनी तौर पे भी, मिल के बैठ के इंसाफ के तकाजों को पूरा करके इलेक्शन करवाए जाएं, और जो सियासी गिरफ्तारियां उनको रहा किया जाए, जो उनके निशानात हैं उनको वापस दिए जाएं, ताकि पुरअमन इंतखाब होंगे तो हमारी किसी की मजाल नहीं कि हमारी तरफ आंख उठा के देख सके। कजूम साहब आपका बहुत शुक्रिया, फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। नसीर को इजाजत दीजिए, कजूम साहब के साथ मैं था। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकमुल्लाह, शुक्रिया जी। जी मेहरबान। नाजरीन, अभी हमने बहुत ज़बरदस्त किस्म का जानदार तबसरा सुना, तो यकीनन आप हमारे प्रोग्राम पसंद करते हैं। हमने 2-4 प्रोग्राम आज किया, आज मौसम के बारे में बताया है कि जर्मनी में मौसम जो है वो शिद्दत अख्तियार कर गया था। आज का दिन तो इंशाअल्लाह के फजल से खैर आफियत के साथ गुजर गया। मैं बाहर खुद देख गया था, फिसलन खूब है, और अभी बर्फबारी नहीं हुई हमारे इलाके में ज़्यादा, क्योंकि वो बारिश गिर रही है तो साथ साथ जम रही है। आज रात को कहते हैं कि बर्फबारी पड़ेगी, और बाज़ इलाकों में 30 सेंटीमीटर, बाज़ इलाकों में 40 सेंटीमीटर बर्फबारी होगी। फिर 1 या 2 दिन में प्लस टेम्परेचर होगा, तो फिर इंशाल्लाह वो भी ये जो सा पानी बन जाएगी बर्फ, तो ख़त्म हो जाएगा। मैंने सोचा कि चलें आज आपसे फिर कोई बात कर लें। मैं लाइव आपको कॉल नहीं ले सका, क्योंकि मैं तबसरा मैं कर रहा था। मैं देखता हूँ अगर कोई दोस्त हुए तो मैं फिर, अगर किसी ने लाइव आना है तो फिर मैं उनका ले लूँ लाइव। तो अभी कोई नज़र दोस्त नहीं आ रहे, और मैं देखता हूँ कि कोई इसमें कोई व्हाट्सएप पे मैंने मैसेज किया था, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाँ जी। मैं अभी नाजरीन, एक और मेरे साथी हैं, तो मैं देख लेता हूँ अगर हुए।
हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त लाइव हूँ, आपसे बात हो सकती है क्योंकि मैंने स्पीकर नहीं खोला, बात हो सकती है, कर सकते हैं, प्रोग्राम लाइव होगा पर मैं को फिर हाँ जी, ठीक है। मैं फिर आपसे मैं प्रोग्राम मैं लेता हूँ, तो क्योंकि इस वक्त हम लाइव जा रहा है हमारा चैनल, और मैंने अभी स्वीडन से लिया था, तो मैं इंशाल्लाह फिर अब आप होल्ड पे रहें। नाजरीन, सबसे पहले मैंने जब मैं आया था तो मैंने इनको मैसेज किया था, क्योंकि ये जानते हैं आलमी हालात को, जानते हैं पाकिस्तानी हालात को, और अच्छी नज़र रखते हैं, अच्छा तबसरा करते हैं। तो मैंने सोचा कि पता किया जाए, क्योंकि हर पाकिस्तानी दर्द दिल के साथ इस मामले को देख रहा है। तो उनका चलें, अभी मैंने क्यूम साहब का लिया है, इनका भी आ गया है। जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि क्या वजह बनी कि इंडिया ने हमला किया, तो हमने फौरी तौर पे जवाब दे दिया, अभी अभिनंदन को पकड़ लिया एक दिन के अंदर अंदर। क्या वजह बनी, मैं सवाल यही फिर इनसे भी करूंगा कि ईरान ने हमला किया और इनको पता ही ना चला। हमारा डिफेंस का जो था वो सही क्यों नहीं हम कर सके, दफाई निज़ाम हमारा, डिफेंस का निज़ाम क्यों ऐसा हो गया कि हम पकड़ ना सके। तो अब मैं इनके पास चलता हूँ और इनसे हाल वाल पता करें। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। आज की बड़ी जो खबर है पाकिस्तान में, जिसका बार बार तस्करा हो रहा है, ईरान ने मिसाइल हमला कर दिया या ड्रोन मारा है, अंदर घुस के मारा है हमारे कोयटा में आके, बलोचिस्तान में आके, गालिबन पंचकोर नाम है उसका, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। क्या वजह है कि ईरान को इतनी जुर्रत हो गई, और क्या वजह है कि पाकिस्तान इतना वो बैठ गया कि उसने आने दिया। अफगानिस्तान से भी लोग आके मारते हैं, ईरान भी मार गया, हम एक दूसरे को अंदर से भी मार रहे हैं, पाकिस्तान में हमारे इदारे लड़ पड़े हैं, हम हर तरफ से मार खा रहे हैं। क्या वजह बन गई है, हमारा मुल्क सबल क्यों नहीं रहा? जी असल बात ये है कि ये थोड़ी सी एक गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए जी कि जब आप किसी मुल्क पे जहाज से हमला करते हैं तो आप डिटेक्ट कर लेते हैं। अच्छा लेकिन जब मिसाइल या रॉकेट से आप हमला करते हैं तो वो चूंकि उनकी जसामत इतनी ही नहीं होती, अच्छा वो आप उनको सही तरीके से डिटेक्ट नहीं कर सकते। और इसकी मिसाल अभी आपने देखी कि इसराइल के ऊपर 7,000 रॉकेट से हमला किया गया, लेकिन वो डिटेक्ट नहीं कर सका। तो ये दूसरी बात ये है कि बलूचिस्तान की सरजमीन जो है वो पहाड़ों वाली सरजमीन है, और पहाड़ी इलाके में जो है वहाँ कुछ ब्लाइंड एरियाज उनको कहा जाता है टेक्निकल जुबान में। वहाँ ब्लाइंड एरियाज में आप किसी को डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है ये हो गया है अटैक, और इसका शायद पता ना चला। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान और ईरान के जो तारीखी तल्लुकात हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि दो मुसलमान मुल्क जो हैं, अगर एक जो है को बेवकूफी करता है तो दूसरा भी बिला सोचे समझे जो है बेवकूफी करे। आपने देखा कि इंडिया ने जब अटैक किया तो हमने उसको जवाब दिया, उसका जहाज मारा, उसका पायलट पकड़ा। तो इसी तरह जो, लेकिन ये चूंकि एक मुसलमान मुल्क था और इनके साथ हमारे तल्लुकात हैं। और अगर आप मैं को मैं याद दिलाता चलूं, 2013 में पीपल्स पार्टी के दौर में ईरान के साथ एक मुआहदा हुआ था। उस मुआहदे में एक शिक्ष ये थी कि दोनों मुल्क जो हैं इनको दहशतगर्दी का मुश्तरका जो है सामना है, और इसका मुश्तरका दिफा जो है ये आपस में सलाह मशवरे के साथ किया जाएगा। तो ईरान ने इस शिक की भी खिलाफ वर्जी की है, और ये इस वक्त हालात जो है इसमें बड़ी अक्लमंदी के साथ जो है ये हमें रिएक्शन देना चाहिए। और हमारे वजारत खारजा ने बहुत अक्लमंदी से रिएक्शन दिया है, उनको एक सख्त पैगाम भी भेजा है, उनका सफीर भी वापस कर दिया है, अपने सफीर को भी बुला लिया है, और आइंदा के लिए उनको वार्निंग भी दे दी है। लेकिन इस वक्त अगर इस सिचुएशन को एस्केलेट किया जाता या इसी तरह जो अभी वार किया जाता जिस तरह इंडिया के खिलाफ किया जाना था, तो ये इस वक्त हमारे लिए भी मुनासिब नहीं था। और खास तौर पे जो मुसलमान ममालिक में इस वक्त यकजहती चाहिए, इसराइल और गजा की जंग की वजह से उसको नुकसान पहुंचता। आपने अच्छा खूब दिफा किया कि नजर नहीं आता। चले ठीक है, तो अगर एक तरफ आप कहते हैं बातें करें, एक तरफ फिर हम सफीर को निकाल दें, तो बात हमने किससे करनी है?
नहीं, बातें बातें जो है ये हमारी सिर्फ एक सफीर नहीं होता है कि जिसका राब्ता होता है, अच्छा। बहुत सारे बैकडोर चैनल्स होते हैं। आपको अगर याद हो तो हमारे जब ये मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, ये आईएसआई में भी रहे हैं, जी ये मिलिट्री इंटेलिजेंस के भी बॉस रहे, इन्होंने उस वक्त भी वहां दौरे किए थे जी। और ये एज ए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी दौरे करके आए हैं। अच्छा। और हमारे और भी डिफरेंट डिप्लोमेट्स जो दौरे करते रहते हैं। तो ये जो है इसका उनको एक अच्छी सख्त वार्निंग दी गई है कि ये चीजें टॉलरेट नहीं की जाएंगी। जी और दूसरी अक्लमंदी ये है, क्योंकि आप देखें खित्ते में इस वक्त जो है ये इस खित्ते के हक में नहीं है कि कशीदगी फैलाई जाए, क्योंकि ये 3 मुसलमानों के खिलाफ 24 घंटे के अंदर अंदर ईरान ने जो हरकत की है, जी ये किसी तरीक से भी ना ही चाइना इसको पसंद कर रहा है, जी वो भी उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, ना ही अमेरिका पसंद कर रहा है, वो भी उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, वो तनहा होता जा रहा है। जी तो आप ये अंदाजा करें कि ये इस कदर इस वक्त जो है ये सिचुएशन जो इसको एक्सलेट करना, क्योंकि इसने 24 घंटे के अंदर इराक के ऊपर भी हमला जी किया, शाम के ऊपर भी हमला किया है, और दूसरी बात ये कि यहाँ जो है बलूचिस्तान में अभी हमला किया है। इस वजह से हमें बड़े तहम्मुल और एहसास के साथ जो है इसका रिएक्शन दिया गया है। एक और वजह है, जी एक वजह ये है कि आपको पता है हमारे मुल्क में ऑलरेडी सेक्टेरियनिज्म जो है ये अरूज पे है, ठीक फिरका परस्ती चल रही है, ऑलरेडी चल रही है, और इस वक्त हमारे अंदरूनी सिचुएशन जो है वो मुतहम्मल नहीं हो सकती कि हम इसकी आड़ में इस वक्त कोई ऐसी रिटेलिएशन करें जिसका मुल्क के अंदर भी नुकसान हो। हाँ, ये वार्निंग दे दी गई है कि अगर ये दोबारा रिपीट हुआ तो फिर जो है मुनासिब वक्त पे मुनासिब जवाब दिया जाएगा। इब के मार वाला हिस्सा चलेगा, फिर यही किस्सा चलता रहेगा, वो मार खाते रहेंगे हम नहीं नहीं, पाकिस्तानी। ऐसा नहीं, हाँ जी नहीं आप देखें, आप इस चीज पर ये नहीं चलेगा, ठीक ये उनको लास्ट वार्निंग दे दी गई है, अच्छा सिर्फ इसलिए कि इस्लामी ममालिक की यकजहती के लिए। इस वक्त किसी किस्म का आपस में टकराना जो है ये इंतहाई खतरनाक नतायज पैदा करेगा इसराइल और गजा के। इसराइली तो खुश है कि शुक्र है यार हमारे से एक तवज्जो दुनिया की हटी है, और इस वक्त क्योंकि इराक और शाम जो है वो सलामती कौंसिल में जा रहे हैं अपने अटैक्स के खिलाफ, अच्छा समझे कि नहीं? ठीक। तो हाँ जी, और पाकिस्तान को इतनी वो चलो ठीक है, हाँ आपने हाँ दिफा तो समझ किया। अच्छा हाँ मैं अब एक सवाल कर लूं, पाकिस्तान को पता है कि खुद वहां से कलभूषण भी आया और उसको पता है हाँ कि जी उस इलाके में अड्डे भी हैं, पाकिस्तान में हाँ इतनी जरूरत नहीं कि वो जाके वहां कार्रवाई करे या पकड़ ले या कुछ तरीकेकार करे। तो ये क्या वजह हो गई कि एक बरादर इस्लामी मुल्क ईरान वो पाकिस्तान के अंदर घुस जाए? नहीं, वो यही तो वो सारी इसकी उसको उसकी गलती का एहसास दिलाया जा रहा है। ये नहीं कि पाकिस्तान रिटेलिएशन नहीं कर सकता, या ठीक हमारे पास, उनको भी पता है कि हमारा डिफेंस जो है, हमारा निजाम जो है ये मजबूत है, हम रिटेलिएट कर सकते हैं, हम ठीक भी घुस के मार सकते हैं। ठीक लेकिन हमेशा अक्लमंदी ये होती है कि आप मुनासिब वक्त जो है उसका चुनाव करें। इस वक्त ये हमारे लिए मुनासिब वक्त नहीं है कि अच्छा हम सिचुएशन को एस्केलेट करें। अफगानिस्तान से भी मार खा रहे हैं, हर रोज आते हैं दहशतगर्द, हमारे फौजी जवानों को शहीद कर देते हैं, मस्जिदों में घुस जाती हैं, मियाँ वाली एयरबेस पे घुस गए, जहां चाहे मर्जी वो चौकियों में घुस जाते हैं, मदरसों में घुस जाते हैं। तो आप कहते हैं कि हमारा ऐसे हालात नहीं कि हम जवाब दें? अच्छा, ये भी आप देखें ना, अफगानिस्तान भी मुसलमान मुल्क है। हाँ जी, तो फिर आप क्या चाहते हैं कि इस वक्त जो है ये एक और मुसलमान मुल्क का मुहाज खुल जाए, तो और दूसरी तरफ सिचुएशन जो है वो सलामती कौंसिल जो है वो उसको गजा को छोड़ के वो इन मसलों में पड़ जाए। ये बड़ी अच्छी डिप्लोमेसी है मेरे ख्याल में। तो इसमें कोई अभी जो है पिछले हमारे 1 साल से जो है, चूंकि इलेक्शन भी नहीं हो रहे, हुकूमतें भी इतनी स्टेबल है, इसलिए इनको सिचुएशन को एस्केलेट करना जो है किसी तरीके से भी मुल्क के मुफाद और खित्ते के मुफाद में नहीं है। तो हो सकता है यही दुश्मन ने या किसी ने फायदा उठाया हो कि ये तो आपस में लड़े पड़े हैं, अदालतें लड़ रही हैं, सियासतदान लड़ रहे हैं, फौज की तनसीबात पे हमला कर रहे हैं, तो असवी कारदांगित की हो जाएगा, यही वजह तो हो सकती है ना? नहीं नहीं, ये वजह नहीं हो सकती, इसलिए कि देखें जब
इस किस्म के फैसले किए जाते हैं ना, कहीं शिद्दत पसंद, ये तो एक छोटे मोटे होते रहते हैं, लेकिन अगर किसी जगह से कोई ये करे कि जी ये चूंकि आपस में लड़ रहे हैं और हमारे अंदरूनी चीजें में, ये खिते में सिर्फ हमारा रोल नहीं है, जी खिते में रूस का भी रोल है, जी खिते में चाइना का भी रोल है, खिते में अमेरिका का भी रोल है, जी ये सिर्फ हमारा रोल नहीं है। हम्म, और इसलिए एक जब जिस वक्त भी ऐसी चीज होती है वो सारे लोग मशवरा करते हैं। आपने देखा कि जब ये इसने किया है वहां होशी यमन वालों ने जब आज पे, तो बरतानिया और अमेरिका ने मशवरा करके किया है, अच्छा उसने अमेरिका ने नहीं रिटेलिएशन अच्छा रखी। इस तरह तो के ये अच्छा सारे मैं एक और सवाल कर लूंगा नाजरीन, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम प्रोग्राम क्योंकि 10 मिनट का है, अब साथ ही हम एक और प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं लाइव। आप भी हैं, मैं भी, सारे दोस्त लाइव हैं। टिकटॉक पे हम 10 मिनट का लगा सकते हैं। अब मैं इनसे एक सवाल करूंगा पाकिस्तान के अंदरूनी हालात पे, क्योंकि ये अच्छी नजर रखे हुए हैं। अच्छा जी बासित साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात, सियासी हालात, अदम इस्तेहकाम है आपस में, इल्ज़ाम तराशी है, हमारे मोअज़्ज़ज़ जजेस हजरात के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। उन्होंने अब तो कमेटी भी एक बना दी है 6 अफराद की, कि जो जजेस को कुछ कहेगा उसको फिर पकड़ लेंगे। बताइएगा कि किस तरफ देख रहे हैं, आपने इतने इलेक्शन देखे हैं हमारे पाकिस्तान में, ये इलेक्शन का क्या बनेगा और क्या हालात बन रहे हैं पाकिस्तान में? आपको पता है महंगाई और बेरोजगारी भी बढ़ी है, ऊपर से बदअमनी भी है। अच्छा, असल में सबसे बड़ा इम्तहान इस वक्त जो है में ये अवाम का है। अच्छा अवाम को चाहिए कि वो इस वक्त एक चीज पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि वहां 170 इंतखाबी या 75 इंतखाबी पार्टियां रजिस्टर्ड है, अच्छा किसी पार्टियां नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि वहां आजाद उम्मीदवारों को जो है वो इंतखाबात लड़ने की इजाजत होती है, अच्छा और वो फिर जो है बाद में सौदेबाजी करके किसी न किसी पार्टी को 3 दिन के अंदर अंदर उन्होंने ज्वाइन करना होता है। जी ये अब पाकिस्तानी अवाम जो है ये इनका इम्तहान है कि ये दो चीजें ज़हन में रखें। जी एक तो ये चीज ज़हन में रखें कि आजाद उम्मीदवारों को वोट ना दें, अच्छा क्योंकि वो जो है इनको हर अब उम्मीदवार अकेला कुछ भी उनके लिए नहीं कर सकता। वोट उस पार्टी को दे जो उनके मफाद के मुताबिक मैनिफेस्टो दे, और फिर उस पार्टी का घेराव करें अगर वो इनके काम ना आए। अच्छा क्योंकि जो इंडिविजुअल या आजाद उम्मीदवारों को वोट देते हैं वो अकेला आदमी जो है अपनी सौदेबाजी करता है, वो कोई फायदा किसी को नहीं पहुंचा सकता। तो इस लिहाज से ये पाकिस्तानी अवाम का जो है इम्तहान है। अगर इन्होंने इसी तरह ही बटे हुए मैंडेट दिए तो हमारे मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो ये तो ये जो अदालत है ये अदालत ने ऐसा फैसला दिया, तो लोग खुद ही आजाद हो गए हैं। एक अगर 3 पार्टियां चल रही थी, 3 पार्टी निजाम बेहतरीन निजाम था, जिसको मर्जी देते, तो उन्होंने तो एक पार्टी को उठा के फेंक दिया कि नहीं जी आप तो सियासत ही नहीं कर सकते। ये, जी ये देखें, ये ना कहीं के उठा के फेंक दिया। अच्छा बात ये है कि उन्होंने अदालत ने कानूनी फैसला किया। अच्छा इसके मैंने खुद वो लाइव जो है वो सुना है, उनका जो जी सुप्रीम कोर्ट की चल रही थी। जी ये जो है ये सियासी दलाल देते रहे हैं, ये कहते रहे जी सियासी तौर पे नुकसान होगा। वो पूछते रहे जी हमने कानूनी फैसला करना है, आप ये बताएं कि आपको इतने मौके दिए गए, आपको आपने क्यों नहीं जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है क्यों नहीं करवाए वक्त पे, क्यों इतनी जल्दी में कराया? और फिर आप उन्होंने कहा जी आप हमें नोटिफिकेशन दिखा दें, जी आप हमें वो नॉमिनेशन पेपर दिखा दें जो आपने उम्मीदवारों को तो दिए, ये तो कोई चीज नहीं ये दिखाई तो गई। उनका अपना अंदरूनी मामला था ना। अगर उनका नहीं अंदरूनी नहीं नहीं मामले नहीं नहीं, अंदरूनी मामला नहीं, इलेक्शन एक्ट के तहत यही गलत फहमी है कि हमारी कौम का बहसीयत मजमुई जो हमारा मिजाज है वो हम आइन की या कानून की पासदारी न करते हैं न करना चाहते। आइन की एक तरफ अगर कानून के मुताबिक फैसला हो जिस पार्टी के खिलाफ होता है वो खिलाफ हो जाती है, एक तरफ अगर सियासी किसी को दी जाए तरफदारी की जाए तो दूसरी पार्टी खिलाफ हो जाती है। हमें बहसीयत मजमुई बहसीयत कौम हमें कानून को फौकियत देनी चाहिए। जब तक हम कानून को फौकियत नहीं देंगे, खा इसका नुकसान होता हो मुआशरे में या कहीं भी, हम आगे तरक्की नहीं कर सकते। आपने अभी आइन की बात की, इलेक्शन कमीशन ने तो आइन तो माना ही नहीं, उसने तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने थे, तो उस वक्त आपको आइन क्यों नहीं नजर आया? आपसे मतलब कि मैंने सवाल है। देखिए
ये मेरी बात सुने, उस वक्त भी मैं कह रहा था कि गलत कर रहे हैं। हाँ जी। अब अगर आइन के ऊपर अमल करना शुरू कर रहे हैं यो, तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि उस वक्त आइन पे अगर किसी ने तोड़ा था तो अब फिर तोड़ दिया जाए। तो नहीं, अगर मुल्क में इस्तेहकाम पैदा करना है, इसका मतलब है कि इस फैसले से इस्तेहकाम पैदा होगा कि कुछ बद इंतजामी सी होगी, क्योंकि एक पार्टी तो बिल्कुल नहीं, मेरे मेरे ख्याल में कोई बदइंतजामी नहीं होगी। अगर अवाम संत से काम ले तो कोई बदइंतजामी नहीं होगी। अगर कोई जो है, अब आप देखें, फर्ज करें कि वो जो है 170 इनके उम्मीदवार या 200 उम्मीदवार या जितने भी हैं, ये अगर आजाद लड़े तो आपका क्या ख्याल है वो पीटीए में आएंगे? कभी भी नहीं आएंगे। वो बात से 50% से ज्यादा जो है वो अपने अपने मुफादात के लिए चले जाएंगे। हर पार्टी को पीपल पार्टी को ज्वाइन कर लेगा, कोई उसके नून लीग को ज्वाइन कर लेगा। तो ये जो है ना, ये एक मजाक बन जाएगा। और मैं ये मेरे जाती नजरिए के मुताबिक ये इंतखाब हो भी गए जिस तरह अब हो रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये साल 1.5 साल बाद दोबारा इंतखाब करवाने पड़ेंगे ताकि मुल्क में स्टेबिलिटी आए। क्योंकि आजाद उम्मीदवार आपके कहने के मुताबिक जीत जाएंगे और वो करप्शन और उनकी बोली लगेगी। यही तो बात की जाती है कि अगर सोच समझ के अगर फैसला ऐसा हो जाता, उसके ऊपर नहीं, फैसला तो मानना है अदालत उज़्मा का, काजी साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने कहा है, लेकिन ये नहीं मैं कहता कि तरीके इंसाफ के हक में फायदा हो जाता, लेकिन कोई ऐसा नपातुला जवाब हो जाता जिसकी वजह से सबको मौका मिल जाता और आजाद उम्मीदवार खड़े ही ना होते फिर। नहीं, अब मसला तो सबसे बड़ा ये है ना कि वो उम्मीदवार जो है उन्होंने जो भी जिस पार्टी का टिकट दिया है, अब बात ये है कि अगर किसी पार्टी को जो है वो इजाजत नहीं दी जाती, उम्मीदवारों को भी ये चाहिए कि वो अपने वतन का ख्याल रखें, अपने मुल्क का ख्याल रखें, वो पार्टी में या शख्सियत परस्ती में ना जाए। अब सबसे बड़ी चीजों में ऐसी हैं जो इस्लाहत होने वाली, मसलन जो अब पार्टियां हैं उनको मखसूस नशिस्तें दी जाती हैं, औरतों की भी और अक़लियतों की भी, और ये भी एक गलत तरीका है। क्योंकि जब तक आप उसमें क्या होता है, औरतों की नशिस्त में जितने पार्टी के लीडर्स हैं उनकी माएं बहनें वो आ जाती हैं, वहां औरतों की कोई नुमाइंदगी नहीं होती। अगर हमने करनी है इस्लाह मुल्क की, और मुल्क की खातिर इस्लाह करनी है, और हमने अपने मुफाद नहीं देखने हैं, एक हमें पार्टियां कम करनी चाहिए, आजाद उम्मीदवारों को लड़ने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। तीसरे, ये मखसूस रिश्ते खत्म करें, सारे इलेक्शन लड़के आए, खा वो औरतें हों खा वो मर्द हों, तब जाके हमारा जमहूरियत के ऊपर जो है ये सफर शुरू होगा। उसके अलावा जो है, वरना हम ये पार्टीबाजियों में और मुल्क के नुकसान में ही जाते रहेंगे। आखिर में ये तो बता दीजिएगा कि सियासी कैदियों को तो रिहा कर देना चाहिए, अगर उनके ऊपर मुकदमा थे तो मुकदमा चलाने चाहिए थे, अदालतों में जाने चाहिए थे। सियासी कैदी पकड़े हुए हैं, बिल्कुल तहरीके इंसाफ की बड़ी बड़ी जो क़यादत थी उसको पकड़ा हुआ है, या किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी वो छूटा है, वरना छुपे हुए हैं, और उनके लीडर को पकड़ा हुआ है। तो फिर मैदान तो तब भी सजता है ना कि सबको ना दिया जाए। तो जिस तरह आज शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि बल्ला होता तो मुझे मजा आता, कि बेहतर होता, तो आप क्या कहेंगे कि बल्ला होना चाहिए था और इमरान खान भी मैदान में आए तो मजा आएगा ना फिर? ये देखें, ये तो वो शहबाज शरीफ की, मैं नहीं समझता कि ये उसने कोई दिल से बात कही है। वो तो बड़ा खुश होगा कि जी उन बल्ला नहीं है मैदान में। ये सारे लोग जो हैं ये सारे ऊपर से बातें करते हैं, बीच में तो उससे बहुत खुश होगा कि जी बल्ला नहीं है तो हमें मैदान मिल रहा है। तो असल इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर ये इसका इम्पैक्ट हुआ तो मेरे ख्याल में 1.5-2 साल में दोबारा इंतखाब करवाने पड़ेंगे। सियासी कैदियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, जो पकड़े हुए हैं हजारों? सियासी कैदियों नहीं, मेरी बात, अगर तो सियासी कैदी हैं वो, तो उनको छोड़ देना चाहिए। लेकिन आपको मैं अंदरूनी बात ये बताता हूँ कि इनके ऊपर जो केसेस, ये जो 9 मई का जो चक्कर हुआ है, इनके ऊपर जो केसेस बने, उनके बहुत सारे केसेस का फैसला हो चुका है। अच्छा। लेकिन वो अनाउंस नहीं हो रहा है अभी, किसी वजह से, या इंतखाबात की वजह से या किसी और वजह से वो भी अनाउंस नहीं हो रहा है। उनमें से अब
ये नहीं पता कि कितने लोगों को छोड़ा जाएगा, कितनों को सजा होगी, लेकिन 90% केसेस जो है उनके फैसले हो चुके हैं। ये मैं आपके इसके जवाब में कह रहा हूँ कि जो आप कह रहे हैं कि मुकदमे चलने चाहिए। अच्छा, क्योंकि ये आज हमारा भरपूर तबसरा किया है। पहले हमने स्वीडन से किया, अब अब्दुल बासित साहब ने जबरदस्त किस्म का आलमी सतह पे तबसरा किया और पाकिस्तान के जो अंदरूनी मसाइल हैं उसके ऊपर तबसरा किया। इन्होंने कहा है कि लगता यही है कि साल 1.5 साल के अंदर इंतखाबात करवाने पड़ेंगे। देखते हैं, बहरहाल जो भी हो हमारे मुल्क के लिए, हमारी फौज के लिए, हमारी अवाम के लिए, सब के लिए अल्लाह करे बेहतर हो। हम लाइव थे तो आपका बहुत शुक्रिया। आपने लाइव हम कोशिश कर रहे होते हैं कि लोगों को बर वक्त उसी वक्त सेकंड के अंदर अंदर सारी बातें पता चलें। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस वक्त दिया। नाजरीन, जर्मनी में इस वक्त बज रही है 11:13। बासित साहब का आपने तबसरा सुना, आपका शुक्रिया जी बासित साहब, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। तो नाजरीन, क्या हमने भरपूर किस्म के प्रोग्राम किए हैं 1 घंटे के तकरीबन। तो आप मेरा साथ देते हैं, आपका शुक्रिया। फिर मैं आपको कहूँगा कि अगर आप में भी माशाल्लाह टैलेंट है, आप भी तबसरा कर सकते हैं, आप भी तज्जिया कर सकते हैं, तो प्लीज़ हमारी टीम का हिस्सा बन जाइए, ताकि हम आपके जो नज़रियात हैं, आपकी जो सारी चीज़ें हैं, तो मैं लोगों को बताऊं। जिस तरह मैं बात कर रहा था कि हमने मौसम के हालात बताए, अल्लाह करे कल का मौसम फिर ठीक हो जाए। तो हमने आज लाइव प्रोग्राम किया यूनुस बलोच साहब के साथ, हमने लाइव प्रोग्राम किया इरफान खान साहब के साथ, हमने प्रोग्राम किया लाइव स्वीडन से अब्दुल कयूम साहब के साथ, हमने लाइव प्रोग्राम किया बासित साहब के साथ। देखिए हम कितने लाइव प्रोग्राम करते हैं, तो आपको भी तो चाहिए ना, जाके हमारे प्रोग्राम पसंद करें। जो हमारा रोशन टीवी इंटरनेशनल है उसको सब्सक्राइब करें, वहाँ बहुत कमी है। मेरा जो टिकटॉक है उस पे तो माशाल्लाह रोज धड़ाधड़ लाइव सब्सक्राइब लोग कर रहे हैं। रोशन टीवी को भी तो जाके सब्सक्राइब करें। आप में टैलेंट है, आप हमारी टीम का हिस्सा क्यों नहीं बनते? हमारे गुलदस्ते में शामिल हो जाइए। आप खूबसूरत और खुशबू वाला फूल हैं, हमारे साथ शामिल हो जाइए। अगर आप खाना पकाना अच्छा जानते हैं, उसकी वीडियो बनाइएगा। अगर आप खूबसूरत इलाके में रहते हैं, वहाँ से वीडियो में बना के भेजिएगा। हम क्लिप भेजते हैं। हमने मलेशिया के देखें कि एक दोस्त को कहा, वो मलेशिया से क्लिप बना के भेज रहे हैं। हमारे बासित कुरैशी साहब नॉर्वे से क्लिप बना के भेज देते हैं। हमारे एक और दोस्त है वो कनाडा से बना के भेज रहे हैं। कोई पाकिस्तान से हमें क्लिप पाते हैं, कोई जर्मनी से दे देते हैं। तो इस तरह हमारी एक टीम बनी हुई है, हमारी टीम का हिस्सा बन जाइए। काफ़ी सारे आज हमने प्रोग्राम किए हैं। नसीर को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। अगर मैं कोई लाइव आना चाहता था नहीं ले सका तो मैं माजरत चाहता हूँ, फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।